आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Last time we were discussing the pavement design, and specifically we have designed we have learned the pavement design for flexible pavements. In this particular lecture, we will be discussing, inshallah, a pavement design for rigid pavements. Okay, so pavement design for flexible pavement and for rigid, uh, almost they are same, but there are few differences. So based on those differences, we have to learn uh, all the methods individually. So in rigid pavement, we have pavement design consists of determination of thickness of every layer composing the pavement. यानी कि ये जनरल बात आपको बता रहा है कि पेमेंट डिजाइन में नॉर्मली हम थिकनेस ही को डिजाइन करते हैं to ensure that the stresses, strains caused by traffic loads and transmitted to the pavement to the subgrade do not exceed the supportive capacity of each layer and the subgrade. सो अब हमारी पेमेंट डिजाइन की जो है आपके लिए फिलॉसफी ये है कि हमने पेमेंट्स की जो हमारी जो हर लेयर है पेमेंट की, या हमने आज तक यही करते आ रहे हैं कि पेमेंट जो है मल्टीपल लेयर पर बनी होती है, तो हमने हर लेयर की थिकनेस इस तरह से डिजाइन या डिफाइन करनी है कि जो भी एक्सपेक्टेड इनकमिंग ट्रैफिक लोड होगा, वो लोड उस पेमेंट की थिक जो लेयर है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, या उसकी जो भी आप कह रहे हैं इस फॉर्म में बेयरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, उससे लोड जो है वो कम हो। यानी कि ये जो हमारे जो पेमेंट लेयर्स हैं, ये उसको आराम से जो आपके लिए एक तरह से बेयर कर रहा है विदाउट डिफॉर्मेशन, ठीक है, वो इस लोड को अपना जो है ना इनकमिंग लोड को बेयर कर ले, ठीक है। सो और एक मतलब ऑब्वियसली हम डिजाइन लाइफ भी इसमें एक मेजर जो है पैरामीटर है। तो डिजाइन यानी कि उस डिजाइन लाइफ तक पेमेंट जो हमारी है ये डिफॉर्म ना हो इस ट्रैफिक लोडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा पेमेंट डिजाइन की जो हमारी फिलॉसफी थी, ठीक है। और द डिटरमिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ईच लेयर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वॉल्यूम and composition of traffic, the mechanical characteristics of each layer constructed, and the subgrade and the temperature and moisture environment prevailing in each layer. Obviously ये सारे पैरामीटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो पेमेंट डिजाइन है ये इफेक्ट करते हैं किन किन चीजों पे। एक कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक में हम लास्ट टाइम देख चुके हैं ऑलरेडी चीजें कि अब यानी कि एक्सेल लोडिंग की हम बात कर रहे थे कि एक्सेल लोडिंग में आप कार से लेके तो 22 व्हीलर जो आपके पास ट्रक है तो उसमें आपकी ट्रैफिक की वेरिएशन आती है, ठीक है। एक तो ये आ गया कंपोजिशन ट्रैफिक। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है और क्रशिंग स्ट्रेंथ इम्पैक्ट रेडियो एंड सो ऑन जो भी है ये आ गई। और उसके बाद उसकी सब ग्रेड क्योंकि हमें पता है दिस इज अ प्रिपेयर्ड नेचुरल ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो ये ग्राउंड नेचुरल ग्राउंड है, इसकी जो है प्रॉपर्टीज हैं वो भी ग्रेटली इफेक्ट करती हैं। एंड द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। टेम्परेचर का हमें पता है कि दोनों केसेस में फ्लेक्सिबल होने से दोनों केसेस में टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर बिल्डिंग्स को भी इफेक्ट करते हैं, आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं। प्लस मॉइस्चर, तो मॉइस्चर हमें पता है कि वाटर इज द एनिमी। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिस पे पेमेंट डिजाइन जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, उसके डिजाइन के अंदर उसकी पैरामीटर्स जो हैं वेरी कर सकते हैं। जो एट द एंड जो आपका रिजल्ट है यानी कि पेमेंट की जो हर लेयर की जो थिकनेस है वो लेयर की थिकनेसेस भी वेरी कर सकती हैं बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। So now let us discuss the specifically what is pavement design in case of rigid pavements. Okay, so rigid pavement में मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो मतलब हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट में बात की कि सब ग्रेड सबसे नीचे सब ग्रेड होता है, उसके ऊपर सब बेस फिर बेस फिर एस्फॉल्ट, और एस्फॉल्ट के अंदर दो लेयर्स हैं, एक एस्फॉल्ट बेस कोर्स और एक एस्फॉल्ट बेयरिंग कोर्स। बट इन रिजिड पेमेंट हमें हमारे पास यानी कि आपके लिए तीन दो लेयर्स होती है, एक तो सब ग्रेड होगा ही होगा ना, ठीक है। उसके ऊपर आप बेस
कोर्स डाल देते हैं और बेस कोर्स के ऊपर आप जो सीधा 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 रिजिड जो पेमेंट की जो स्लैब है वो आप डाल देते हैं। तो मतलब आपके पास ऐसे सिर्फ दो ही लेयर्स होती हैं सेपरेट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेजर कंसर्न होगा वो सिर्फ वो जो स्लैब थिकनेस है ना, जो हम कंक्रीट डालते हैं बीम में, वो एक ही मटेरियल है। तो वो स्लैब थिकनेस इसमें हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें जिस तरह पीछे था D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन, उस इसमें वो चक्कर नहीं है। इसमें सिर्फ स्लैब थिकनेस आपने फाइंड आउट करनी है। Rigid pavement distribute wheel load by beam action of the PCC slab. This beam action distributes the wheel load over a large area of pavement, thus reducing the high stresses experienced at the surface of pavement to a level that is acceptable to the substrate soil. ठीक है। तो वो कहते हैं कि बीम एक्शन आप सबको पता है। मैं आगे आपको एक जो है ना केस स्टडी में कहीं जा रहा था तो उससे मैंने देखा था, वहाँ पे रिजिड पेमेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ। तो वो जो बीम एक्शन है मतलब एक स्लैब डाली हुई है और उसको फिर मतलब दरमियान में एक जॉइंट छोड़ के फिर दूसरी स्लैब, यानी कि अल्टरनेट इस स्लैब और स्लैब को दोनों को आपस में कनेक्शन दिया हुआ है। तो वो एक जो स्लैब है वो एज अ रिजिड वन यूनिट एक्ट करती है उस टाइम। और वो जब मतलब ऊपर से जब इनकमिंग लोड होगा वो फिर इट मींस वो सारी स्लैब पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वो ये इसमें ये बात कर रहा है, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो लोड इतना डिस्ट्रीब्यूट हो नीचे सब रेट पे कि वो सब रेट उसको एक्सेप्ट करें, यानी कि विदाउट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह का हमारा सब जो रिजिड पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज द सैंपल यूज्ड फॉर सॉइल, ठीक है। सॉइल के ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और इससे ऊपर ये हमारा सबरेट था, ये आ गया हमारा बेस कोर्स हमने रोज मटेरियल डाल के कंपैक्ट किया है जो भी है, ठीक है। और ये हमारी पीसीसी स्लैब है और इसके ऊपर सीधा सीधा गाड़ियां मूव करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिस वाज द बेस कोर्स एंड दिस इज द पीसीसी स्लैब, ठीक है। अब पीसीसी स्लैब देखें, यहाँ से ये मतलब ये जो इरेगुलरिटी मींस ये इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यूड है, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं इधर से। और यहाँ से ये आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दिखाया हुआ है और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो जॉइंट दिया है, ये इसका भी आपको पता है कि इसके दरमियान जॉइंट इसलिए रखा जाता है कि एक तो ये वन यूनिट मतलब थ्रू आउट द सेक्शन पेमेंट सेक्शन आप एक स्लैब में वो नहीं बना सकते, ठीक है, मुश्किल होता है। दूसरा वो एक स्लैब से दूसरी स्लैब में जो लोड ट्रांसफर जो है ना उसको रखा जाता है। और ये जॉइंट इसलिए रखा जाता है कि टेम्परेचर की वजह से, थर्मल चेंजेस की वजह से जो उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आती है, तो बेसिकली ये जॉइंट उस चीज को अकोमोडेट करता है। तो ये इसके ऊपर लोड है, ये पीसीसी स्लैब है, ठीक है। तो इस केस में इस रिजिड पेमेंट डिजाइन में हमें ये जो स्लैब है ये वाली, इसको हमने डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो अच्छा इसके जो आगे फर्दर फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन से जो इसकी स्पेसिफिक चीजें हैं, उसमें जाने से पहले मुझे आपको वो चीजें दिखाने दें जो मैंने बनाई है, ठीक है। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये एक रिजिड स्लैब है और ये वो डबल बार्स लगी हुई हैं, ठीक है। आई होप आप सारे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये डबल बार्स हैं, ये किस लिए हैं कि ये इस पूरी स्लैब का और इसके साथ जो बाद में इस तरफ बनेगी स्लैब, इस तरफ, ठीक है, इसका कनेक्शन है और ये लोड ट्रांसफर करते हैं एक स्लैब से दूसरी स्लैब, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी लगी हुई है। आपको आप में से कोई बता सकते हैं यहाँ से ये बार्स क्यों लगी है और यहाँ से क्यों नहीं लगी? यस सर। क्यों कोई बता सकते हैं कि यहाँ से बार्स लगी हुई हैं और यहाँ से क्यों नहीं लगी? सर जी लेफ्ट साइड पे वो बना हुआ है, उसको लोड ट्रांसफर हो कर सकते हैं ना, ये लेफ्ट साइड पे जो बार लगे हुए हैं, और ये राइट साइड पे अभी नहीं बना है। राइट साइड ये वाली होगी आप कह रहे हैं? ये राइट है ये सर। अच्छा ये राइट है। नहीं मतलब मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो डबल बार्स लगी हुई हैं इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पे नहीं लगी, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये है, सिंपल सी है कि ये पेमेंट का एक एज है, ये वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ इधर से इस साइड ना दूसरी स्लैब नहीं डलनी। तो जब दूसरी स्लैब नहीं डलनी तो फिर ये कनेक्शन सर मैं देने की बता हमें दूं जरूरत इसके है। बारे में। जी बताएं। सर ये मोस्टली इस वजह से भी यूज की जाती है, इन केस अगर किसी जगह से ब्रेक हो रहा है तो वो एक सेक्शन ब्रेक होगा। इन केस या हैवी लोड उस पे अप्लाई हो रहा है, मीन्स के कंक्रीटेड हम जब करते हैं कोई भी ना, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट बनाते हैं तो उसे ना प्रॉपर हम कनेक्ट नहीं करते, उसमें बीच में थोड़ा सा लाइन का गैप छोड़ते हैं। इन केस कुछ भी टूटता है ना तो वो दूसरे को इफेक्ट ना करे। ठीक है, मतलब दिस इज द वन रीजन कि ये मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्लैब है जब अगर कोई डिफॉर्मेशन आएगी तो इसी स्लैब के अंदर ही रहेगी, ठीक है, और इससे दूसरी में वो डिफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब ये पेमेंट डिस्ट्रेसेस हैं वो दूसरी एक स्लैब से दूसरी में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। या अगर होंगी भी तो उसका इफेक्ट जो है वो कम होगा। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन ये था कि ये जो है ये यहाँ से इस तरफ ये पेमेंट का क्या चीज है, पेमेंट का एज है, एक तरफ एक कोना है, ठीक है, और ये सेंटर है। इधर चूंकि यहाँ ये जो जहाँ गाड़ी खड़ी है इधर अभी पेमेंट की दूसरी साइड या दूसरी लेन जो है यहाँ पे उसका यहाँ पे एक अलग से स्लैब डलेगी, ठीक है, जैसे पेमेंट कंस्ट्रक्ट होगी तो ये इस स्लैब का कनेक्शन इस स्लैब का कनेक्शन इसके साथ वाली इसके पैरेलल वाली स्लैब के साथ भी कनेक्शन इसको दिया जाएगा, और साथ में इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लैब है उसको भी कनेक्शन दिया जाएगा, यानी दोनों साइड से दूसरी बल्कि तीन साइड से, और इधर से जो तीसरी स्लैब यहाँ पे डलेगी तो इसको तीन साइड से हम कनेक्शन देंगे ताकि वो तीनों साइड से यानी हर स्लैब है हर साइड से स्लैब के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, उसका लिंक हो। ये पेमेंट का एज एक तरफ से ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको ये डबल बार्स ये जो है वाइट वाइट यहाँ पे नजर आ रही है, ये डबल बार्स देने की जरूरत, ठीक है। आगे देखें, ये वही चीज है। अच्छा ये देखें, ये एक एक्सकेवेटर है और ये यहाँ से कंक्रीट इससे निकाल के यहाँ पे फ्लोर कर रहा है, और ये वही काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वाइब्रेटरी कंपैक्टर है, मैं मेरे पास वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे भी मैं कह रहा था यहाँ पे डबल बार ये वाइट वाइट जो मेरा एरो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह ये वो है, देखें स्लैब है और ये इसको साइड से ना फॉर्म किया हुआ है, ये देखिए इसको। अच्छा ये कंस्ट्रक्टेड जो स्लैब है बन गई है, ठीक है। ये देखें ये डबल बार्स जो हमें इधर से दूसरी स्लैब डलेगी ये डबल बार्स उसमें जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह ये जगह खाली छोड़ी है, ठीक है। एक एक तरह से डबल बार्स है, एक स्लैब में ये फिक्स्ड होते हैं और दूसरी में ये इंसर्ट करते हैं, दूसरी के साथ यानी कि मतलब फिक्स जॉइन नहीं होता इसका। तो ये वही चीज है। अच्छा अब मुझे वीडियो दिखाने दें आपको, एक मिनट में वीडियो ऑन करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो देखें जरा, ये देखें एक्सकेवेटर यहाँ से कंक्रीट निकाल के यहाँ पे डाल रहा है। तो ये तो हो गया कि एक्सकेवेटर क्या कर रहा है जी, उसमें डाल रहा है। अच्छा एक और चीज, ये आपको यही नजर आ रहा है ना, ये वीडियो ही नजर आ रही है, ठीक है, वीडियो ही है। अच्छा ये यहाँ पे देखें, अब उन्होंने लेट से कंक्रीट पोर कर दिए इसमें। अब ये क्या है, ये वाइब्रेटरी कंपैक्टर है जो कि ये देखें अब इस कैसे ये कंक्रीट को कंपैक्ट कर रहा है। उसने तो सिंपल एक्सकेवेटर ने ला के कंक्रीट को यहाँ पे एक तरह से जस्ट छोड़ा है, पोर किया है, बाकी कंपैक्ट करना ये इसका काम है। अब देखिए ये किस तरह कंपैक्ट करता है।
ये देखें, सर इसके अंदर जो सीमेंट इस्तेमाल होता है, जो कंक्रीट ये आम सीमेंट है या कोई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है? यार ये तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सीमेंट होता है, लेकिन ये फिर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें हमारे पास जो रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्ट करने का जो आपके लिए ड्रॉप है कि मेजर यही है कि हम इस पे फौरन से ट्रैफिक नहीं चला सकते। तो मेरे ख्याल से ये जो नॉर्मल सीमेंट है, सिंपल जो पीसीसी है, सॉरी जो सिंपल सीमेंट है, ये इसमें और उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन ये वेरी करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, लेकिन बट आई एज्यूम कि ये क्योंकि सर इसका जी जो कलर है ना वो आम कंक्रीट से डिफरेंट है, थोड़ा सा ब्लैकिश, क्योंकि ये जो थोड़ा सा होता है ना ब्लैकिश, ये रैपिड हार्डनिंग वाली साइड पर जाता है। जी जी ऐसे ही होगा, चूंकि हमारे अल्टीमेट कोशिश होती है जल्द से जल्द ट्रैफिक को इसके ऊपर से चला दिया जाए। जिन प्रोजेक्ट्स पे आपको ना जल्दी से ट्रैफिक को उसके ऊपर दोबारा से जरूरत हो चलाने की, तो वहां पे आप फिर ऑब्वियसली आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। और एक चीज और जो कि जिसे हम क्योरिंग कहते हैं, क्योरिंग में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन बताई थी, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। न्यू शेयर में जाते हैं, ये सॉरी ये वीडियो है, ये चीज। अब ये देखें कि क्योरिंग में आपने मतलब ये कंस्ट्रक्ट कर ली स्लैब, और ये फिर ऊपर से जिससे जिससे यहाँ पे तो वो कंबल टाइप की बोरी जिसे कहते हैं वो डाला हुआ है, और इसको वेट कर दिया ताकि इसकी सरफेस जो है वो वेट रहे। और इसका फिनोमेना आप सबको पता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स क्यों आते हैं, कि जो सीमेंट है ये इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से वो यानी वाटर का जो है ना, जो इसके अंदर मिक्स हुआ पानी है, वो जो है ना लॉस कर जाता है उसी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, और वो लॉस करने की वजह से जो है ना इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए, उस लॉस को अकोमोडेट करने के लिए हम इसकी सरफेस को वेट रखते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्योरिंग कहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट rigid pavement construction, ठीक है। लेट अस गेट बैक टू आवर लेक्चर। अच्छा, तो आई होप कि आप सबको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज दिस पीसीसी स्लैब, ठीक है। और इसकी थिकनेस मतलब हम कैसे डिजाइन करनी है, ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, Ashto payment design हम इसके लिए देख रहे हैं। The design procedure for rigid payment project Ashto guideline is also based on the field results of Ashto road test. The design for rigid payment is based on a selected reduction in serviceability and is similar to the procedure for flexible payment. However, instead of measuring payment strength by using the structural number, a thickness of PCC slab is the measure of strength. ठीक है। अब हमें पता है कि नॉर्मली होता ये है कि हमारी जो पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हम सबको नॉर्मली पता होती है, मतलब ज्यादातर इसकी डिफाइंड होती है कि आप ये वाला सीमेंट यूज करेंगे तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी पीसीसी और रेशियो के हिसाब से, ठीक है। आपको पता है 1:4, 1:8, 1:36 जो भी रेशियो है, तो उस रेशियो के हिसाब से नॉर्मली हमें इसकी जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होती है। तो और फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है कि हम इस चीज को स्ट्रक्चरल नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है,
यहाँ पे इस केस में डिफरेंट है कि हम पीसीसी स्लैब डिफाइन करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो पीसीसी स्लैब की थिकनेस है उसी से हम उसकी स्ट्रेंथ देख लेंगे, मतलब हमें इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल नंबर यहाँ पे जो शिफ्ट रिप्लेस हो रही है वहां पे स्ट्रक्चरल नंबर था, यहाँ पे रिजिड पेमेंट में वो पीसीसी की स्लैब थिकनेस के साथ आपके लिए शफल हुई हुई है। अच्छा, W18 क्या है? W18 वो वही है पिछले वाला जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमने देखा था, is the same concept as discussed of flexible payment. However, instead of being function of the structural number, this varies function of slab thickness. ठीक है, सिंपल सी बात है कि वहाँ पे स्ट्रक्चरल नंबर था, यहाँ स्लैब है। एक चीज जो इधर है वो है PDL, ये डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल है, यानी कि उस लेन के अंदर मतलब दो लेन्स होंगे, एक उसी लेन के अंदर थीटा ट्रैफिक और एक दूसरी लेन के अंदर थीटा ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये हम डायरेक्शनल इस वैल्यू में हम ना टेबल से देखेंगे, ठीक है। ये टेबल है 4.10, the proportion of W18 is assumed to be in this lane, number of directional lines अगर एक होगी तो PDL एक ही है, अगर दो होंगी तो 0.8 है, 0.8 से 1 के दरमियान है, 3 है तो 0.6 to 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट अब देखें ये 0.8 से क्या मतलब है या जो भी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एज एन एग्जांपल, सपोज द कंप्यूटर डायरेक्शनल W18 is 18 feet easel of 10 million, ठीक है, and there are 3 lanes in the direction of travel, 3 lanes in the direction of travel. If the highway is conservatively designed from table, 80% of the axle loads can be assumed to be the design lane, यानी कि जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें assume किया जा रहा है कि टोटल ट्रैफिक 80% उसमें होगा, ठीक है। So the design W18 would be 8 million instead of 10 million, क्योंकि वो 0.8 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। एंड दिस वैल्यू वुड बी यूज्ड इन द इक्वेशन एंड नंबर ऑफ, तो ये उस डायरेक्शनल PDL था, ये उसका कांसेप्ट है। ZR वो चीज है जो आपकी रिलायबिलिटी है, वहां से ZR आप देखते हैं टेबल से। Flexible reliability ZR is defined probability that service facility will maintain an adequate level from a user point of view throughout the design life of facility. PSI वो चीज है, ठीक है। S0 स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी जो फ्लेक्सिबल में था वही चीज है यहाँ पे भी। TSI जो है PSI ये सारी चीजें हैं, डेल्टा PSI अगेंस्ट है। नई चीज जो है दिस इज SC बेस, ठीक है, कंक्रीट मॉडल्स ऑफ रप्चर, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कंक्रीट होती नहीं है तो रिजिड में ये चीज होगी या न्यू है। तो कंक्रीट मॉडल्स ऑफ रप्चर इज अ मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट and is determined by loading a beam specimen at a third point failure. ये 3 point टेस्ट आपने किया हुआ है बेंडिंग का, जिसमें से टेस्ट होता है 3 पॉइंट का। आप एक बीम से बना के कंक्रीट की तो उस पे 3 पॉइंट लोडिंग लगा के तो उसको ब्रेक करते हैं, वहां से हम उसकी जो है ना फ्लेक्सिबल जो अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ फैक्टर है, पैरामीटर है SC बेस, ठीक है। CD एक ड्रेनेज कोएफिशिएंट है, is slightly different from the value used in flexible payment. Rigid payment it offers for a drainage characteristic of substrate. A value of 1 for the drainage coefficient payment represents a material with good drainage characteristics, ठीक है, such as sandy material. Soils with less than ideal drainage characteristics will have drainage coefficient less than 1. यानी कि जिसकी drainage जो है ना बहुत अच्छी होगी, जिस पेमेंट में ड्रेनेज बहुत अच्छी होगी, वहां पे उसका जो कोएफिशिएंट है 1 होगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो 1 से कम होगा, ठीक है। 1 इज द आइडियल या स्टैंडर्ड। J is the load transfer coefficient, यानी कि हमने कहा था कि वो जो डबल बार्स मैंने आपको दिखाई थी, डबल बार्स का पर्पस यही है कि आपने एक स्लैब से दूसरी स्लैब में लोड ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो दिस J इज फॉर दैट पर्पस कि ये वो लोड ट्रांसफर कोएफिशिएंट है कि कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। is a factor used to account for the ability of pavement to transfer a load from one PCC slab to another across the slab joints, ठीक है। Many rigid pavements have double bars across the joints to transfer the load between slabs. Pavements with double bars at the joints are typically designed with a J value of 3.2.
तो ये जिस तरह हमने स्ट्रक्चरल नंबर में फ्लेक्सिबल पेमेंट में बात की कि स्ट्रक्चरल नंबर हम टिपिकली 4 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे आप जे के लिए याद रखें कि टिपिकली हम डिजाइन करते हैं जे की वैल्यू 3.2 रखते हैं, ठीक है। ये हमें स्टैंडर्ड कहता है, या जो एक्सपीरियंस है वो मतलब पुराने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज को वो कहते हैं। बट जे इज द ट्रांसफर कोएफिशिएंट, अगर 3.2 नहीं होगा तो आपको कुछ और गिवन होगा या टेबल से देखेंगे। EC क्या है कि कंक्रीट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इज ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये आप सबको पता है कि वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है या मॉडुलस का, ठीक है, वहां से EC निकाला हुआ है। और टिपिकल वैल्यूज ऑफ EC फॉर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट आर बिटवीन 3 and 7 million pounds per square inch. पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट आर बिटवीन 3 और 7 के दरमियान की वैल्यू होती है नॉर्मली EC की। मिलियन पाउंड्स पर स्क्वायर, यानी कि मिलियन वाला इनटू 10 टू द पावर 6 psi में, ठीक है। K क्या है? K इज द मॉडुलस ऑफ सेपरेट रिएक्शन। ये वही चीज है जो हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखी थी। Depend upon several design factors including moisture content, density. It should be noted that highway agencies do not perform testing to measure the K-value of soil. At best, the agency will have a CBR value for separate. Typical value for K ranges from 100 to 800 pounds per inch cube. ठीक है? तो CBR से आप CBR की वैल्यू यानी कि K के लिए टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, इस गाइड ये कहना चाह रहे हैं। और CBR की वैल्यू गिवन होती है या फाइंड आउट करते हैं, तो CBR से आप फिर इस टेबल की मदद से आप K की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे CBR 50 है तो जो K की वैल्यू 500 हो, ठीक है। ये वो इक्वेशन है बड़ी वाली जो कि हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखी थी, वैसी ही इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर जो इक्वेशन डिफरेंट है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे जो रिजिड पेमेंट वाले पैरामीटर्स है वो यहाँ यूज हुआ है। अब आते हैं जी नोमोग्राफ की तरफ, ठीक है। नोमोग्राफ हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए अलग से देखा था, यहाँ पे नोमोग्राफ अलग है, ठीक है। दोनों में जो नोमोग्राफ हैं एक दूसरे से डिफरेंट है, देखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं जरा फुल स्क्रीन कर दूं। अच्छा, ये नजर आ रहा है? यार सारे चले गए तो नहीं गए? सर आ रहा है सर, नजर आ रहा है सर। अच्छा, इधर ही है। ठीक है। तो फिर रिस्पांस जल्दी दिया करें ना, मुझे भी परेशान कर देते हैं यार। अच्छा, एग्जांपल गिवन है जी, इसमें ये सारी चीजें गिवन है, हमने सिर्फ थिकनेस ऑफ स्लैब फाइंड आउट करनी है। अभी आप इस डी की तरफ ना जाएं, ठीक है। ये हमें इस नोमोग्राफ के थ्रू, एक ये कि हम इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, दूसरे नोमोग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, नोमोग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ सेपरेट रिएक्शन K से, तो हमें सबसे पहले K की वैल्यू चाहिए, ठीक है। K हम देखते हैं कि हमें कितना गिवन है, K और EC, चूंकि इसमें दूसरा पैरामीटर ये जो ये वाली कर्व्स सर, हैं। आपकी आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक्सक्यूज मी सर। किस तरह से इशू? किस तरह से इशू आ रहा है मुझे बताएं। सर आवाज सही नहीं आ रही। अब ठीक है? ये मैंने शान की आवाज आ रही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हीटर लगा हुआ है मेरा, एक मिनट मैं ऑफ करके देखता हूँ। अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है सर जी, ठीक है सर। हाँ जी, ये वो हीटर लगा हुआ था, मुझे भी सर्दी में बिठाओगे यार। अच्छा तो कोई नहीं सर, लगा लें फिर, कोई इशू नहीं। नहीं, थोड़ी देर चलें, जब तक सर्दी दोबारा नहीं लगती, थोड़ी देर 5-10 मिनट ये नोमो देख लें एटलीस्ट। अच्छा, नोमो को हम सबसे पहले देखते हैं, हमें एक तो के की वैल्यू यहाँ से देखनी है, के हमें चाहिए, दूसरा ये जो कंक्रीट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू 72 है और EC कितने हैं 5, ठीक है, 5 मिलियन। तो ये जो मिलियन में हमें पता है कि ये मिलियन में, तो हमें सिर्फ ये चीज पहले वाला फिगर दे देंगे 5 7 6 ये जो भी है। अच्छा, 72
कि कहते हैं ये 50 है, इट मींस दिस विल बी 60, दिस विल बी 70, 80, 90 और 100, ठीक है। तो ये 70 और 72, 70 के साथ साथ 72 होगा, तो ये 72 हो गया, ठीक है। 72 से आप आ गए इधर सीधा ऊपर, और हमें ईसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 तो 5 वाली कर्व पे हम आके जहां पे ये 5 वाली कर्व को मीट करेगा वहां पे हमें इसको स्टॉप करके वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टीएल है, मतलब टर्मिनेशन की लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे आके हमें सीधा यहाँ से क्या करना है कि ये कौन सा पैरामीटर बना रहा है, एससी डैश, ठीक है, 650। तो इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ से 650 को क्रॉस करेगा, ठीक है। अब ये देखें 700 है, ये 600 है, तो ये ऑब्वियसली 650 और ये 700, ठीक है। तो ये 650 को यहाँ से क्रॉस कर रहा है और ये आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक है सबको। अब यहाँ से आगे हमको जो लोड ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जे हमें कितना गिवन है, 3.2, तो ये 2.2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये 3.1 होगा, ये 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो 3.1 1 और 3.2, तो यहाँ से ये देखें एग्जैक्टली वहीं से क्रॉस कर रहा है। तो अब हमने यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि 3.2 को क्रॉस करे, ये मीट करे, और फिर उसी वहीं से आगे इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, टीएल की तरफ। टीएल ये लाइन है। अच्छा, यानी टीएल का सिर्फ इस जो है ना ग्राफ में इतना जो रोल है वो ये है कि टीएल पे जाके हमें स्टॉप कर देना है, लाइन को फर्दर एक्सटेंड नहीं करना। अच्छा, टीएल पे स्टॉप हो गए, फिर अब हम देखेंगे कि अगला हमारा ड्रेनेज कोएफिशिएंट है। ड्रेनेज कोएफिशिएंट की वैल्यू दिस इज 1, यानी कि आइडियल पेमेंट है। तो 1 देखेंगे, ये देखेंगे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, तो ये 1 ये है, तो देखें एग्जैक्टली 1 से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से अब दूसरी लाइन लगाएंगे जो कि 1 पे मीट करे और 1 से आगे एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को, ये आगे मैच लाइन, और ये आगे याद रखें कि 80, फिर इट मींस ये 70 है, तो इट मींस ये 73, 74 या 75 के आसपास होगी ये वाली जगह। तो ये हमें याद रखना है 75 या 73 या 74, इसी रेंज में होगी ये जगह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये चूंकि ये 2 पेजेस पे ये ग्राफ, अब क्या करेंगे कि अब आप आए यहाँ पे, ये वही है, वही 74 है, 75 है, जो भी है, ठीक है। वहीं से आगे इसने लाइन को पकड़ा है, और ये क्या है जी, डिजाइन सर्विसिबिलिटी लॉस, डेल्टा पीएसआई। डेल्टा पीएसआई देखते हैं, वो हमें कितना गिवन है, 1.7, ठीक है। डेल्टा पीएसआई इज 1.7। देखें, अच्छा, ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये 1 है, तो 1.7 से कहीं यहाँ पे होगा, तो जहाँ पे पिछले 1 से मेन पकड़ी है और 1.7 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। 1.7 से क्रॉस करा के इधर आके स्टॉप हो गए। अच्छा, यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ये जहाँ भी हमारी लाइन इस जगह पे स्टॉप कर देंगे, फिर हम आएंगे यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे रिलायबिलिटी से, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलायबिलिटी कितने गिवन है, 95%, ठीक है। रिलायबिलिटी 95%, तो 95 से स्टार्ट करेंगे, 90 और ये 99, 90 और ये 95 है, ठीक है। तो 95 इसी तरह 95 से हमने स्टार्ट किया, आगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली हमें गिवन होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 0.29, 0.29। तो यहाँ से आपने देखें 0.2, इट मींस ये 0.25 होगा और ये 0.3 है, तो 0.3 से बिल्कुल थोड़ा सा इधर 0.29 से क्रॉस करेगा, तो 95 रिलायबिलिटी और 0.29 से हमने इस लाइन को क्रॉस करवाना है, और यहाँ पे ये टीएल हमारी लाइन है, यहाँ पे हम स्टॉप कर दिए इसको। अगला पैरामीटर है हमारे पास W18। W18 देखते हैं वो कितना है, W18 इज 5.1 मिलियन, ठीक है, 5.1 मिलियन। तो ये 10 मिलियन है, ये 5 है, ठीक है, 10, और ये अगर 5 है तो 5.1 कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 5.1 मिलियन से उन्होंने इसको क्रॉस करवाया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि 5.1 से क्रॉस करवा के सीधी लाइन आगे लेंगे, किधर,
इस ग्राफ के इस एक्सिस पे ले आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दो लाइंस हमें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, एक लाइन एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो दोनों साइड से आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वो हमारी स्लैब थिकनेस होगी, ठीक है। अब दोनों लाइंस यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ से आगे इधर और एक यहाँ से। आप जब ड्रॉ करेंगे आप तो सीधा लाइंस को एक्सटेंड कर दें आगे डायरेक्शन में, इधर से आगे ऊपर एक्सटेंड कर दें, इधर से इस राइट साइड से एक्सटेंड कर दें, जहाँ पे मीट करेंगे वो आपकी स्लैब थिकनेस होगी। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरी स्लैब थिकनेस इज अराउंड 9.5 से ऊपर है, 10 से कम है, तो यानी 9.7 9.8 या मतलब 9.9 या 9.8 मुझे इसी आसपास 9.7 9.8 के आसपास लग रहा है। अब ये आपकी विजुअल ऑब्जर्वेशन है कि आप कितना प्रिसाइजली और कितना अच्छा इसको रीड करके कितना अच्छा आप यहाँ से जो पैरामीटर है यहाँ से क्रॉस करते हैं अपनी लाइंस को, पॉइंट पे कितनी स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो और आपकी विजुअल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 9 मैं कह रहा हूँ 9.7, कोई कहेगा 9.75, कोई कहेगा 9.8, 9.99, सबके आंसर ठीक होंगे, ठीक है। अगर आप मोनोग्राफ से क्वेश्चन आता है और आप इस तरह से रीड करते हैं जो कि करीब है, मतलब उसी डिजिट के 0.5 के बाद आपके आंसर आ रहे हैं, वो नंबर देख के ही बता रहा है, तो वो सबको ठीक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन होना चाहिए उसको एग्जैक्टली एक आंसर मिल जाता है। यहाँ पे हर बंदा जो है ना उसकी असेसमेंट की बेस पे वो डिफरेंट आंसर देगा, थोड़ा बहुत करेगा, ठीक है। तो पीछे चलते हैं आंसर जी। इसका सॉल्यूशन बताया है 10 इंच नियरेस्ट टू हाफ इंच फ्रॉम सेगमेंट 2। तो नियरेस्ट हम अगर मैं कहूं कि 9.8 या 9.9 उसने 10 के राउंड ऑफ लिया कि 10 इंच एकदम सेफ साइड पे आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए कि सेफ साइड पे हम, ठीक है। सो दिस इज हाउ you solve problems using monograph, यानी कि you find thickness of slab using monograph। जी आप क्वेश्चन करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हाँ ये तो समझ आ गया है कि ये 0.2 तक आ जाता है ना, ये जो ऊपर जो आपने बीच में जो स्केल है ये मुझे समझ नहीं आया सर, ये दोबारा समझा दे। ये जो 18 किप लोड लग सर, ये जो 5 से पास होता है, ये 5 से कैसे पास हो जाता है? 5 से नहीं 5.1 है ना, 5.1 मिलियन है। 5 देखिए हमारे 5 ये देखें W18 ये देखें पिछली स्लाइड में 5.1 है, ठीक है। ये गिवन है, यहाँ से आप लाएंगे लाइन 5.1 पे यस सर। और 5.1 से सीधा आगे एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, ठीक है। तो फिर 5.1 पे आप सीधा एक्सटेंड किया और यहाँ पे ग्राफ टच करेगा, वहां पे रुक जाएंगे, फिर वहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी, वो आपकी स्लैब थिकनेस होगी, ठीक है सर। आगे से ये रिजल्ट था, ये गिवन था। अच्छा सर। एक और चीज भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको सारी बात कैलकुलेशन दूं कि आपने खुद से कैलकुलेट करनी है ये पिछले पैरामीटर्स, कुछ मैं आपको गिवन दे दूं, कुछ मैं आपको कहूं कि आप खुद फाइंड आउट करें। अब फाइंड आउट करके फिर मैं आपको एंड पे से ये वाला चार्ट प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये वाला चार्ट अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं और फिर मैं आपको कहूं कि आप एज्यूम करें ये लाइन जो है 80 से स्टार्ट हो रही है और ये है आपकी डेल्टा से आप खुद निकालना है, ठीक है, जो भी आपके पास आई होगी, तो वहां से आप इसको क्रॉस करवाएंगे, एक आपको ऑप्शन ये आ जाएगा। दूसरा मैं आपको कहूं जो W18 को फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे दूं, रिलायबिलिटी भी दे दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी, रिलायबिलिटी दे दी, W18 आपको फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो W18 यानी कि यहाँ तक आप आ जाएंगे, फिर आपको नहीं पता आपका जो है ना W18 कितना है, वो आप खुद फाइंड आउट करके फिर इस लाइन को पास करवा के और यहाँ से ये दो पॉइंट्स को मीट करके ये फिजिकल करना, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें गिवन हो, ठीक है, और कुछ आपको कहें कि आप खुद निकाल लें, तो फिर इस नोमोग्राफ को यूज करते हुए आप थिकनेस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आपको इस तरह भी आना चाहिए, मतलब मिक्स भी हो सकता है कि नोमोग्राफ प्लस कैलकुलेशन या प्योर कैलकुलेशन या प्योर नोमोग्राफ,
कॉम्बिनेशन किसी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए सर सबको कोई इश्यू हो इस नंबर ग्राफ में। एनीवन? अरे जो आपने कहा ये जो W18 आप खुद फाइंड करें ना, जी तो इसको हम खुद कैसे करेंगे? कोई सोल्यूशन है इसका? W18 ये जो आपने कहा कि ये चीज अगर मैं ना दूं तो ये आप लोग खुद कैसे फाइंड करेंगे? एग्जैक्टली जिस तरह से W18 हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट वाले प्रॉब्लम में फाइंड आउट किया था ना, इसी तरह इसमें भी आगे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें अभी हम खुद से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब पेपर या क्विज या जो भी होगा उससे पहले आपने नोमोग्राफ का मेथड तो देख लिया, सीख लिया, ठीक है। आपको बाकी मेथड भी आपको पता होगा ऑलरेडी। तो बाकी दूसरा मेथड न्यूमेरिकल मेथड हम यूज करके वहां से W18 फाइंड आउट करेंगे। वो इक्वेशन जो पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये W18 है। लेट्स सपोज आपको ये सारी चीजें गिवन हो, ये सारी चीजें, और आपको कहा जाएगा कि W18 फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हैं ना W18। यानी कि W18 इस एक तरफ है और बाकी सारे पैरामीटर दूसरी तरफ हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, W18 फाइंड करते हैं, इसको पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, आगे चलें। यस अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। अच्छा, जिस तरह हमने देखे थे क्या, हमने देखा था पीछे फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमने जो एक्सेल लोड इक्विवेलेंस फैक्टर्स थे W18 फाइंड आउट करने के लिए, जिसे हम ईजल कहते हैं, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। ये न्यूमेरिकल भी अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला आपने अच्छे से समझा हुआ है तो ये उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स हैं, वहां पे टेबल हमारे पास है 4.1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4.6 से हम स्टार्ट हो रहे हैं। वहां पे हम ये जो लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स थे ये हम देखते थे स्ट्रक्चरल नंबर के बेस पे, नॉर्मली 4 एज्यूम करते थे। यहाँ पे मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि यहाँ पे हम स्लैब थिकनेस की बेस पे डिजाइन करेंगे। इनकी स्लैब थिकनेस हमें गिवन नहीं होगी, ठीक है। हम इनिशियली एज्यूम करेंगे, हम इनिशियली एज्यूम करेंगे कि हमारी स्लैब थिकनेस इतनी है, ठीक है। फिर एंड में जो हमारा आंसर आएगा, हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो हमने एज्यूम किया था उसके करीब कितने हैं, फिर तो ठीक है। अगर करीब नहीं है फिर हम नई स्लैब थिकनेस जो हमारा आंसर आया होगा उसको कंसीडर करके प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। मेरी समझ आ रही है आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ इसमें? ये जो चीज मैं कह रहा हूँ ये फिर प्रॉब्लम आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये चीजें फिर हमें आएंगी, ठीक है। तो वहां मैं अगर आपको जस्ट कंपैरिजन के लिए, ये है टेबल 4.6, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजिड पेमेंट में हम स्लैब थिकनेस की बेस पे थिकनेस को एज्यूम कर लेते हैं और उसकी बेस पे लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये जो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट में यहाँ पे स्ट्रक्चरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मली हम 4 के अगेंस्ट ये लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिजिड पेमेंट की जो थिकनेस हम एज्यूम करेंगे उसके अगेंस्ट हम लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर देखेंगे। ये टेबल 4.6 है और सिंगल एक्सेल के लिए, TSI सेम है और लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर, और ये टेबल 4.7 है टेंडम एक्सेल के लिए या 2 एक्सेल के लिए। इसी तरह ये है ट्रिपल एक्सेल के लिए और बाकी ये लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बुक से। बुक, ऑलराइट, बुक आपको विजिबल है? यस सर, अवेलेबल है। अच्छा, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम अगर नमाज की ब्रेक कर लें 5 या 10 मिनट की, तो ये रिकॉर्डिंग में इधर स्टॉप कर दें, पॉज कर देता हूं, ठीक है फिर सर, ताकि नमाज पढ़। नमाज पढ़ने 4:10 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, दोबारा से फिर हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे।
ठीक है, 4-10 पे। ओके, हाँ जी। तो ये वो चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिजिड पेमेंट्स, ठीक है। ये वो स्लैब है जिसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ये उसकी थ्योरी, ठीक है, जो सारी चीजें हम देख चुके हैं। ये वो इक्वेशन है बड़ी, ठीक है। साथ में जो 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 हमने अलग अलग एलिमेंट्स के पढ़े हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर जो यूज होते हैं वो साथ में उसको बताया भी हुआ है। और ये टेबल्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने आपको दिखा चुका हूँ अभी। ये है जी टेबल CBR और K का 4.9। ये हमारा नोमोग्राफ, ठीक है। और आ जाता है जी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आई होप के अगर आपको पिछले वाले प्रॉब्लम जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का था, यानी कि एग्जांपल 4.1 जो थी, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो इस प्रॉब्लम को समझना is just a piece of cake for you, I hope, ठीक है। इसमें स्लैब थिकनेस डिटरमिनेशन पहला ये कि हमने बात ये की रिजिड पेमेंट में हम जो हमारी स्लैब है उसकी हम थिकनेस डिटरमाइन करते हैं। जो फ्लेक्सिबल में मुझे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या था डिफरेंस, उसमें हमने दो मैथड्स बने थे। जो स्लैब थिकनेस के साथ जो चीज हमारी रिलेट कर रही थी वहां पे स्ट्रक्चरल नंबर था। पहला जो प्रॉब्लम हमने किया था वो स्ट्रक्चरल नंबर डिटरमिनेशन थी, और दूसरा प्रॉब्लम आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन द रिलायबिलिटी असेसमेंट, ऐसा ही था। यहाँ पे चूंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वहां पे स्लैब स्ट्रक्चरल नंबर था, तो यहाँ पे हमारे पास स्लैब थिकनेस है, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, गिवन डेटा जो है ना ये आपके पास लिखते जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बार बार फिर मुझे आपको ना स्टेटमेंट से दिखाना नहीं पड़ेगा, बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि गिवन डेटा ये है। A rigid payment is to be designed to provide a service life of 20 years, यानी कि डिजाइन लाइफ होगी 20 years, इनिशियल PSI 4.4, TSI 2.2 2.5 सॉरी। तो यहाँ से डेल्टा PSI आप आराम से निकाल सकते हैं कि 4.4 माइनस 2.5 करेंगे तो आपकी डेल्टा PSI आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ सब रेट रिएक्शन इज डिटरमाइंड टू बी 300, यानी कि इसमें हमें डायरेक्ट मॉड्यूलस ऑफ सब रेट दे दिया हुआ है, ठीक है। हम जो थ्योरी में पढ़ रहे थे ये था कि मॉड्यूलस ऑफ सब रेट का टेस्ट नहीं होता, तो वो हमें CBR देते हैं, CBR से हम टेबल के थ्रू, यानी ये वाला जो टेबल है ये इस टेबल के थ्रू हम मॉड्यूलस ऑफ सब रेट, लेकिन हमें इसमें गिवन है 300 जो कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्ट 300 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 300 हो गया, ठीक हो गया 300। और for design daily car pickup truck and light van is 20,000, ठीक है। and the daily truck traffic consists of 200 passes, ये नंबर ऑफ जो स्मॉल जो छोटी गाड़ियां हैं उनका नंबर है, ठीक है। ये 20,000, the daily truck traffic consists of 200 passes of single unit truck with single and tandem axles, ठीक है। and charge for 10 passes of tractor semi trailer trucks with single tandem and triple axles. The axle weights are given. तो ये वही चीज है जो ट्रैफिक डेटा है बिल्कुल सेम है, अभी तक मुझे सेम नजर आ रहा है जो कि हमारा प्रॉब्लम 4.1 में था ट्रैफिक डेटा, ठीक है। कार पिकअप स्लाइड वैन 2000 पाउंड्स या 2 किप, ठीक है। सिंगल यूनिट ट्रक का कितना है जी 10 किप। इसी तरह ये है स्टीयरिंग एक्सल और ये है टेंडम या ड्राइविंग एक्सल, ठीक है, 22 किप। और इसी तरह ट्रैक्टर सेमी ट्रेलर का कितने 12 किप और 18 किप, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल एक्सल जो पीछे सबसे पीछे वाला एक्सल है उसका
50 के, ठीक है। Reliability is 95%, standard deviation is 0.45, concrete models of elasticity 4.5 million, ठीक है। PSI, concrete models of rupture 900 PSI, load transfer coefficient is 3.2, ठीक है। Drainage coefficient is 1, determine the required slab thickness। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं, क्योंकि बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप लोग फिर बाद में एटलीस्ट डिनाई नहीं कर सकेंगे। वो ये बता दूं कि थ्योरी जब आपने रिजिड पेमेंट की पढ़ी थी, उसमें पीछे उसने कहा था कि 3.2 हम नॉर्मली लेते हैं। कौन सा? लोड ट्रांसफर कोएफिशिएंट 3.2 लेते हैं। अगर कहीं पे प्रॉब्लम में आपको ये गिवन ना हुआ और क्वेश्चन के नीचे जस्ट पहले लिख लिया हुआ कि एज्यूम रेलेवेंट या मिसिंग डेटा इफ एनी, ठीक है। अगर इस तरह से लिख लिया हुआ और आपको लोड ट्रांसफर कोएफिशिएंट चाहिए, तो आपको पता है आपने ऑलरेडी 3.2 पढ़ा हुआ है चीज ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको अगर गिवन हो या ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंडली, ड्रेनेज कोएफिशिएंट, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में हमने एज्यूम किया था जो स्ट्रक्चरल नंबर है 4, अगर वो भी गिवन ना हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और ये जो चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि अगर इस तरह का कोई चीज आई तो बाद में आप क्लेम ना करें। मतलब जस्ट सिंपल सी बात है, चीजें याद रखें। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो याद रखें, तो आई होप आपको फिर आगे एग्जाम में क्विज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटरमिन द रिक्वायर्ड स्लैब थिकनेस, ठीक है। ये प्रॉब्लम बेसिक इसी पे कर रहा था कि थिकनेस डिटरमिनेशन पे, ठीक है। सो लेट अस डिटरमिन। अच्छा, यहाँ पे वो टेबल से मैं जस्ट इक्वेशन चीजें वेरीफाई करता जाऊंगा। बाकी हमने चूंकि ऑलरेडी कैलकुलेशंस की हुई हैं फॉर टेबल 4.1 एग्जांपल 4.1, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम पीछे हम टेबल 4.1 को 3 यूज करते थे, रिजिड पेमेंट के केस में 4.6 7 और 8 यूज करेंगे, ठीक है। वी एज्यूम दैट अब एज्यूम कितनी करती हैं नॉर्मली हम मैं कह देता हूं, ठीक है कि मैं स्लैब थिकनेस जो है ना इनिशियली मैं एज्यूम करता हूं 10 इंचेस, ठीक है। अब 10 इंचेस कितना? 10 इंचेस जो कि हमने एक लैब ये जो है ना मोनोग्राफ के थ्रू एग्जांपल सॉल्व की, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 10 इंचेस आंसर आया। एक तो हमारे पास एज्यूम करने की रीजन ये भी है। दूसरा 10 इंचेस एक अच्छा डिजाइन है, रिलायबल है, ठीक है। और 10 इंचेस यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 9 10 11, ठीक है 12। तो मैं 10 भी कर सकता हूँ, 11 12 13 14। अगर मैं एज अ मेरी assumption जो है ना, जो जो नॉर्मली एज्यूम करते हैं, अगर मेरी मेरी assumption उससे बहुत ज्यादा वेरी करेगी, तो फिर क्या है, फिर मुझे अपने प्रॉब्लम में नंबर ऑफ आइटरेशन जो है ना ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम के लिए एज्यूम करते हैं कि हमने 10 इंचेस जो है स्लैब थिकनेस को एज्यूम कर लिया। अच्छा, एज्यूम कर लिए 10 इंचेस। अब आते हैं 18 की, ये अभी वो जो है ना लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 2 की सिंगल एक्सेल के लिए वो कह रहे हैं 0.0002 टेबल 4.6 से देख रहे हैं, ठीक है। और 0. और इसको 2 था ना, 2 इनटू ये यानी कि क्वेश्चन में देखें 2 के, तो 2 के ये 0.0004 हो गया। इसी तरह 10 की सिंगल के लिए 0.081 है, 22 के लिए सिंगल एक्सेल के लिए 10 की जो है 0.081, 22 की टेंडम एक्सेल के लिए हम टेबल 4.7 देखेंगे, यहाँ से हमारे पास फैक्टर आएगा 0.305। अच्छा, 10 की सिंगल एक्सेल और 22 की टेंडम एक्सेल, ये मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपको टेबल 4.6 और 4.7 से, ठीक है। 4.6 पे चलते हैं। 10 इंचेस हमारी स्लैब थिकनेस है और 10 की हमारा लोड है, ठीक है। तो यहाँ से आप आए इधर 0. और ये 10, ठीक है। तो ये 0.081, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह टेंडम एक्सेल के लिए 4.7 टेबल देखेंगे टेंडम एक्सेल के लिए, और यहाँ पे हमारे पास जो लोड था वो कितना था 22 ये लाइन है, ठीक है। और यहाँ से 10 है, तो ये 0.0305, ठीक है। तो यही वैल्यूज से हमारी प्रॉब्लम है।
ये देखिए 0.081 0.305। इसी तरह ये 12 की सिंगल एक्सेल, 18 की टेंडम एक्सेल, 50 की ट्रिपल एक्सेल, ये आप इन टेबल से वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, आई होप ये वैल्यू देखने में आपको मसला नहीं होगा। फिर इसी तरह इसने इसको भी सम अप किया हुआ है, इसको सम किया 0.204 आ गया, इन दोनों वैल्यूज को सम किया तो इनका जो सम आया 0.386 आ गया, और इसी तरह इन तीन वैल्यूज को सम किया तो ये आ गया आपको 3.327। ये आपके पास ट्रैक्टर सेमी ट्रेलर ट्रक्स का वेट है। अब आप क्या करेंगे, वो जो मतलब जो फैक्टर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रैफिक काउंट के साथ। ट्रैफिक काउंट हमें गिवन था इन के लिए 20,000, तो 20,000 को आप इसके फैक्टर 0.004 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस इन दोनों का जो लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर आया वो 0.386 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इसके ट्रैफिक काउंट के साथ, वो 200 गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरह प्लस इन तीनों का जो कम्युलेटिव फैक्टर है वो 3.327 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इनके ट्रैफिक काउंट के साथ। ठीक है, तो इस सब को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 18 की जो है ना ईजल आ गई, यानी कि आपने सारे ट्रैफिक को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ईजल स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल या सीरियल एक्सेल में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आप यानी कि इस कैच से आजाद हो गए कि कारें हैं, बसें हैं, ट्रक है, वैगन है, जो भी। अब आप स्टैंडर्ड एक्सेल या सिंगल एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड एक्सेल। अब चूंकि वो बात कर रहे हैं किसकी, 20 इयर्स की, तो 20 ये तो आ गया ना अपना, सॉरी ये आ गया आपका एक दिन की ट्रैफिक। ठीक है, और मैं इसको 365 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देता हूँ तो ये मेरे पास 20 साल की ट्रैफिक आ गई, यानी कि 10 मिलियन। 20 साल का ट्रैफिक आ गया 10 मिलियन। पीएसआई और डेल्टा पीएसआई, ये टीएसआई में गिवन है, तो ये डेल्टा पीएसआई हमारा आ जाएगा 1.9। ठीक है, ये 4.4 माइनस 2.5 1.9 आ गया। अच्छा, सीआर चूंकि हमें गिवन है, आर जो है ना 95%, तो इसके अगेंस्ट हम टेबल से देखेंगे तो ये माइनस 1.645 है। वो जो पीछे टेबल जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम यूज कर रहे थे वही टेबल यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, टेबल 4.4। अच्छा, अब हमने क्या करेंगे कि जो बड़ी इक्वेशन थी, मतलब हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए, कुछ गिवन थे, कुछ हमें कैलकुलेट कर लिए। अब हम जो हमारी बड़ी इक्वेशन है वो कौन सी है, ये वाली, मतलब ZR भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, उसके बाद डी हमने अज्यूम किया है 10, वो 10 यहाँ पे लगाएंगे। नहीं सॉरी, गलत हो गया मैं, हम यहाँ पे लॉग W18 हमने फाइंड आउट कर लिया, W18 लगाएंगे और डी के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सारे इनपुट्स इसमें पुट करेंगे, W18 का हमने फाइंड आउट कर लिया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि क्वेश्चन में वो कह रहे थे 9.21 है। कितनी है, 9.21 ये, वो कह रहे 9.21 आई है, और हमने एज्यूम कितना किया है 10। ठीक है, तो नोट दैट दिस वैल्यू डिफर्स फ्रॉम द स्लैब दैट assumed to derive the excel load balancing factor, recomputing the excel load balancing factor with D9। यानी कि मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमने एज्यूम किया वो इससे बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमने एज्यूम 9 किया होता और आंसर 9.21 आता फिर तो बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन हमने 10 किए और 9.2 और 10 में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम 9 किए होता तो ये तो फिर ठीक था चलेगा, लेकिन ये 9 आ गया। ठीक है, हमने इसको राउंड ऑफ करके 9 ले लेते, जो 9 के ज्यादा करीब 9.5 नहीं है, 9 के ज्यादा करीब है। अब हम क्या करेंगे, इसी सारे प्रॉब्लम को दोबारा रिवाइज करेंगे 9 के साथ, यानी कि अब हम सारे ये जो लोड बैलेंसिंग फैक्टर्स हमने देखे थे पीछे के टेबल में इनमें। ठीक है, अब हम यही चीज देखेंगे, यही लोड देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो 9 इंच हमने एज्यूम कर लिया दोबारा, तो यहाँ पे हम ये 0.305 के बजाय हमारा लोड बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे 0.308 हो जाएगा। आई समझ, यहाँ पे 0.9 इंच अगेंस्ट हम देखेंगे। इसी तरह यानी कि लोड बैलेंसिंग फैक्टर को दोबारा कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम आएंगी,
लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स चेंज होंगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो है ना आपका डेली का जो W18 है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी 9 इंच के अगेंस्ट आप देखेंगे, ठीक है। ये है ट्रिपल एक्सल के लिए, ये है टेंडर एक्सल के लिए, और ये है सिंगल एक्सल के लिए। सिंगल एक्सल के लिए भी ये 10 के अगेंस्ट 0.081 नहीं बल्कि 0.082 आ रहा है, ठीक है। ये चीज आ रही है, बस इतना सा डिफरेंस होगा। बाकी अगर आपका जो है ना assumption ठीक नहीं होती तो फिर ये लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स आप दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखा कि 0.081 के बजाय में आपको क्या जाएगा 0.082 आएगा, और इसी तरह 0.08305 था वहां पे जहां पे 0.008 आ रहा है, ठीक है। और इनको दोबारा सम किया, फिर जरा इनको भी देखा, सम किया, मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास टोटल जो है आपके इजन आ गए 20 साल के। और अगेन सॉल्व इक्वेशन 4.4 वही बड़े वाली इक्वेशन, उसमें ये पुट किया 9.17 हो गया, ठीक है। यानी कि वो बड़ी इक्वेशन है दोबारा से सॉल्व, ये जो है ना ट्रैफिक का डेटा ये इसी W18 पुट किया, साथ में जो भी इनपुट्स आपको गिवन थे, जो आपने फाइंड आउट किए थे वो आपने उसमें इंसर्ट किए, तो आपके पास डी में फाइनल थिकनेस आ गई 9.17 व्हिच इज नाउ क्लोज टू 9, ठीक है। तो अब आप इसको फाइनल ले लेंगे। अब आप सेफ साइड पे लेने के लिए आप क्या लेंगे, to be conservative we will round up the nearest 0.5 inches and make it 9.5 inches। यानी 9 आप नहीं ले सकते, इस वजह से ये कि 9 तो 9.17 डिजाइन में आई है, यानी कि ऑलमोस्ट 9.2, तो आप 9 तो नहीं ले सकते, कम नहीं बल्कि आप सेफ साइड पे जाएंगे, तो आपने इसको 9.5 जो है ना कह दिया फाइनल, ठीक है। सो दिस वाज द पेमेंट डिजाइन, ठीक है, रिजिड पेमेंट डिजाइन, ठीक है। अब एक हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जो कि जो पीडीएल था, पेपर लेन या इस तरह से पूछा, एक मिनट देख लेते हैं लेक्चर से क्या था, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। हाँ ये पीडीएल था, तो पीडीएल बेस्ड यानी कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेन। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिंपल फैक्टर लगाएंगे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1996 अर्ली पेमेंट ऑन नॉर्थ बाउंड। अच्छा एक मैं इसमें देखता हूँ नया क्या है। ECB हमें 12 इंच APC स्लैब थिकनेस गिवन है, मतलब डिजाइंड है, ECB भी गिवन है, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी गिवन है, लोड ट्रांसफर कोएफिशिएंट 3 है। यहां पे देखें गिवन है 3 है, नाउ तो 3.2 को अज्यूम कर लें। इनिशियल PSI भी गिवन है, TSI भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 और मॉडुलस ऑफ सब रिडक्शन 190, reliability 9.95%, ड्रेनिंग कोएफिशिएंट 1, 28 डिजाइन लाइफ है, ठीक है। ट्रैफिक वायर assumed to be composed entirely of tractors, semi tractor with 16 kip single axle, 120 kip single axle and 135 kip tandem axle। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर और सेमी ट्रैक्टर का सीधे है, ठीक है। The interstate is 4 normal lanes about relative than how many tractors, semi tractors per day are assumed to be traveling in the northbound direction। मतलब वो फैक्टर आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे देखें जस्ट ये ग्राफिक डेटा है और इनके अगेंस्ट आपने इनका लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर देखा 4.6 और 7 से, ठीक है, सिंगल एक्सल है। तो ये फैक्टर्स आ गए, तीनों को सम किया तो जितना भी है, ठीक है। नोट अवेलेबल फॉर 35 पॉइंट डायमेंशन रिप्लेसिंग। अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं इंटरपोलेशन यूज कीजिए क्योंकि हमारी जो स्लैब से 12 है और यहाँ पे 35 के है। अच्छा ठीक है, 4.7 पे चलते हैं और 35 के पे चलते हैं। टेक टू 4.7, ठीक है। स्लैब से थिकनेस मतलब है 12 और यहाँ पे है जी 35। अच्छा 32, 34 और 36 है ना, तो ये चीज यानी कि 1.97 और 2.52 सिंपल सी बात है। 34, 35 और 36 और 12 के अगेंस्ट ये जो आपकी वैल्यू है इन दोनों का एवरेज ले लेना चाहिए, इंटरपोलेशन होगी 2.52 प्लस 1.97 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो 35 के अगेंस्ट वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये जरा करें करके मल्टीप्लाई कितना आता है
मोबाइल सबके पास है, कैलकुलेटर पे करके बताएं। सर 2.245। 2.245। तो अब हम देखते हैं कि आगे भी वही है। ठीक है, 2.245। बस ये चीज वो कह रहे हैं कि इंटरपोलेशन यूज की हुई है। बस सिंपल वही चीज जो मैं आपको बता रहा था, डिवाइडेड बाय 2। वो डिवाइडेड बाय 2 हमने इसलिए किया है कि वो एग्जैक्टली मिडिल में लाया कर रही थी, इसलिए डिवाइड यानी कि एवरेज ले लिया। अगर ये होता लेट अस सपोज के 34 की और 36 की, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये जो है ना 35.2 की है, उस केस में आपको इंटरपोलेशन थोड़ी सी ना थोड़ा सा उसके दिमाग में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशन एग्जैक्टली सेंटर में लाया कर रही थी 34 और 36, तो इसलिए हमने एवरेज ले लिया। और फिर इसी तरह इन तीनों को सम अप किया तो 4.434 आ गया। 4.434 18 के पीसेस पर ट्रक। ठीक है, डेल्टा पीएसआई पीएसआई हमें गिवन है, W18 जो है उसके जीआर में ये हमें पता है, टेबल से देख लेते हैं। नॉर्मली यही होता है -1.665 95 के अगेंस्ट। और W18 अच्छा, फिर हमने वो बड़ी जो इक्वेशन है हमारी, बड़ी इक्वेशन कौन सी, ये वाली। अच्छा, इसका ट्रैफिक जो है ना उसके लिए इसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम। ये GRS नॉट स्लैब थिकनेस भी गिवन है, डेल्टा पीएसआई सारी चीजें गिवन है, एससी और सीबी और सारी चीजें, ठीक है, के भी गिवन है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारे पास W18 आ जाएगा। अब W18 जब आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में। अब वो कहते हैं हमने W18 के इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रैफिक आई है वो आई है कितना 39 मिलियन 18 के पिक्सल, ठीक है, ये 39 मिलियन। अब हम इसको डिवाइड, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे ना डिजाइन लाइफ के साथ। यहाँ पर क्योंकि हमने एक दिन का वो फैक्टर निकालना है, कौन सा पीडीएल जिसे कहते हैं, एक दिन के लिए, तो हम ए पर डे ट्रैफिक निकालेंगे। ये है 20 इयर्स की ट्रैफिक, 39 मिलियन है 20 इयर्स की है। तो 20 इयर्स के लिए सिंपल इसको 365 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 20 ईयर डिवाइडेड बाय डेली ट्रैफिक। क्योंकि ये डेली है, ये 20 साल है, ये 20 साल में देने हैं, ठीक है। तो ये आपने, अब हम क्या करते होते थे कि अगर हम इसको इधर रखें तो फिर हमारे पास 20 साल की ट्रैफिक आ जाए और नीचे डिवाइड कर लें तो वो एक दिन की आ जाए, ठीक है। ये आई होप सारे सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन के ट्रक्स हमारे पास आ गए पर डे, 1227 ट्रक्स पर डे। हम इसको 1228 के यूज कर रहे हैं, पॉइंट पे होते नहीं है, चले 1227 या 1228 के यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द टोटल, अब यहां से ये चीज इसमें ना इस प्रॉब्लम में नहीं है। To determine the total directional volume, we noted from table 4.10 that the PDL for conservative design on coal and highway is 4.75, ठीक है। अब हमारे पास ट्रैफिक आई 1227 और टेबल 4.10 पे जाए आप, 4.10 ये है, ठीक है, 4 लाइन आई है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसके लिए हम पीडीएल देखेंगे कि कितना आ रहा है, यानी कि हम टू बी कंजर्वेटिव साइड पे अगर हम रहे, यानी कि हम 0.5 से 0.75 के दरमियान कुछ भी ले सकते हैं, ये हम बाउंड नहीं है, लेकिन हम हमेशा हायर साइड पे रहते हैं, यानी कि सेफर साइड पे रहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बताते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम कोई बिल्डिंग का लोड जब कैलकुलेट कर रहे हो, हमारी कोशिश होती है लोड ज्यादा आ जाए कम ना आए कैलकुलेशन में, क्योंकि ज्यादा लोड के अगेंस्ट जब आप कोई चीज डिजाइन करेंगे वो सेफ होगी, कम लोड के अगेंस्ट जब डिजाइन करेंगे तो उससे अगर ज्यादा आ जाएगा बाद में लोड ट्रैफिक उस पे, तो वो फिर सेफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम ले लेते हैं कि 0.75 इसको एज्यूम करते हैं। 0.75 आ गया हमारा पीडीएल, यानी कि डायरेक्शनल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। पीडीएल के साथ इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्शनल W18, तो ये 1227 डिवाइडेड बाय 0.75, ठीक है। और ये आपके पास टोटल ट्रक्स आ गए पर डे। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस प्रॉब्लम में ये है कि ये जो 1227 थे ये सिर्फ उसी, यानी कि ये वो ट्रक्स थे जो कि सिर्फ
उसके एक लेवल पर आते थे जिसमें हम डिजाइन की बात कर रहे थे। और ये ओवरऑल ड्रग्स है, बाकी 3 लेन्स में इतने मतलब आपने अक्सर देखा होगा, कश्मीर हाईवे की एग्जांपल ले लें, वहां पे एक लेन वो है जो सिर्फ हैवी ट्रैफिक के लिए बनी है, ट्रक्स के लिए बनी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर हाईवे पे एक दिन में सर जी क्या हो अच्छा, गया, जी जी आवाज जी, नहीं आ सॉरी रही। सॉरी सॉरी सॉरी, लाइट चली गई थी और इंटरनेट भी चला गया, मैंने डेटा ऑन कर लिया है। अच्छा, मैं कह रहा था अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर हाईवे पे एक दिन में 1637 ट्रक गुजरते हैं, तो वो जो ट्रक वाली लेन है ना, जो आप कह रहे हैं हैवी ट्रैफिक के लिए डिफाइन की है, उसकी 1227 ट्रक उसमें से गुजरेंगे। बाकी जो रिमेनिंग ट्रक्स हैं, ये 400 समथिंग ट्रक्स हैं, वो बाकी जो लेन्स हैं उसमें ट्रैवल करेंगे। तो ये डायरेक्शनल पीडीएल का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो ये पीडीएल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपका जो यानी कि आप एक लेन के लिए जो स्पेसिफाइड है वो ट्रक निकाल देते हैं, और ओवरऑल जो है ना पर डे के लिए आप इस फैक्टर से डिवाइड करके, तो इस तरह से आप जो है ना टोटल ट्रैफिक जो है निकाल देते हैं। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम हैविंग लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है फ्लेक्सिबल डिटरमिनेंट कंबाइन, दिस इज योर टास्क, होम टास्क। ठीक है, ये आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है, फ्लेक्सिबल और लेजर पेमेंट डिजाइन लाइफ कंपैरिजन। ये दो प्रॉब्लम आपके होम टास्क हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका कह लें क्विज भी हो सकता है, और बल्कि एक काम करते हैं, आपका जो है ना ये दो आपका होम टास्क है, ये दो प्रॉब्लम्स कौन से, प्रॉब्लम 4.5 और प्रॉब्लम 4.6। अच्छा अफजाल, आप मुझे सुन रहे हैं और बाकी की क्लास भी? जी सर। अच्छा ऐसे अरे करते बाद में हैं फिर कि शेयर कर दे हमारे साथ व्हाट्सएप। शेयर हो जाएगा, टेंशन ना लें। एग्जांपल 4.6, 4.5 और 4.6, 4.5, 4.6, और इसी तरह मैं देखूं आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे फिर ये है, और फिर इसी तरह ये प्रॉब्लम्स जो हैं 4.1, 4.4 डिजिट पेमेंट। ठीक है, तो ये है जी 4.24 तक प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें अफजाल आप एक काम कर रहे हैं, मतलब आप इसमें ना हाईलाइट कर दें प्रॉब्लम्स, ये मैं चले आप तक छोड़ता हूँ। हाईलाइट कर दें जो भी हमने पीछे 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ना, 4 वो, और जो 2 सर आपकी एग्जांपल। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन ना लें। तो मैं ये कह रहा हूँ रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि सर जब आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप फिर ग्रुप के अंदर। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम खत्म कर देते हैं।